देयर वी आर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेट्स स्टार्ट जी। ये 2025 मार्च के पेपर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे थे कहीं। सैड, वेयर आर दे? वेरी सैड, मैंने स्पेशली निकाले थे। अच्छा चलें दोबारा निकाल लेते हैं, अभी मैंने रखे थे। चलें, पता नहीं क्या हुआ है, निकाल के तो मैंने रखे थे। मार्च 25 मार्क्स स्कीम 42। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना तरीका बताता हूँ कि आपने आउटगोइंग बच्चों ने कैसे तैयारी करनी है फॉर दीज लॉन्ग क्वेश्चंस। ये देखिए जी, सेक्शन ए तो ऑफ कोर्स हमें पेपर से और उसकी मार्क्स स्कीम की हेल्प से सॉल्व करना है। पहले खुद करें और लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट माइंड में सोचें, पॉइंट्स बनाएं और फिर मार्क्स स्कीम से टैली करें कि मेरी कहाँ कहाँ कमी थी, उसको ठीक करना है। डेटा हैज़ बिन रिमूव्ड, ओके, कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस। क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना। Explain what is meant by an optimum population. Anyone जी, optimum ideal population level क्या होता है? Thanks for trying Shamir, 0 out of 2. Anyone else? ये सही आंसर है। Optimum population refers to the availability of labor in correct proportion with other factors of production like capital and land. कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल हो, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। शामिर, एक बार फिर डेफिनेशन आप बताएंगे? ओके, अभी भी शायद एक मार्क मिले, अभी तक कुछ सही बात नहीं की आपने। सुन लें, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द आइडियल लेवल ऑफ पॉपुलेशन व्हेन लेबर compared with other factors of production gives the country most productivity, highest real GDP per head। इतनी लेबर मौजूद हो कि लैंड, कैपिटल, उन सबको ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, ना ओवर पॉपुलेटेड हो ना अंडर पॉपुलेटेड। एक दफा फिर पूछ रहा हूँ डेफिनेशन, कोई और बच्चा बताए, अरूबा और जो बच्चे ने पहले बताने की कोशिश की थी उनके अलावा। बच्चों, 3-4 बार डेफिनेशन बता चुका हूँ, कोशिश तो करें। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज, yes, when labor is in the right proportion to other factors of production like land and capital, this gives us the highest real GDP per head। समझ आ गया बच्चों? किसी को अभी भी प्रॉब्लम आ रही हो बता दें। अच्छा जी, अगला तो हम फिगर के बगैर नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई टू ऑब्जर्वेशन इकोनॉमिस्ट हैव मेड अबाउट चेंजेस इन चाइनाज पॉपुलेशन, हाउ एंड एनालाइज हाउ दीज चेंजेस वुड अफेक्ट जीडीपी। अगेन हमारे पास डेटा नहीं है तो वी कांट डू मच अबाउट इट। China's government has a different view from what it says are the alarming statements made by economists. Consider the effects on the economy of the population policies suggested by Chinese government. Again, हमारे पास डेटा नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट टेक आउट मच। पॉलिसीज ही नहीं पता तो कैसे करेंगे? वैसे वन चाइल्ड पॉलिसी वगैरह इनकी होगी, लेकिन चलें अब हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक बार मैं फिर रिवाइज करवा दूं। दिस इज व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर in comparison with other factors is at the ideal level. Land, capital, etc. can be productively used by the right amount of workers available. This gives us the highest productivity, the highest real GDP per head. अब मेरे बच्चों, सेक्शन बी, और दिस इज वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस जिसके अंदर आपके पास एफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं है। पिछले 20 साल में 2-3 पेपर ऐसे आए हैं, लेकिन अगेन हमारे सिलेक्टिव ग्रुप में से लेबर मार्केट का क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नीचे उन्होंने दिया हुआ है
With the help of a diagram, evaluate the consequences of imposing an effective minimum wage on the employment level and wage level in a monopsony labor market. तो इसका पहले स्केच बनाते हैं और फिर मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन साथ साथ पढ़ूंगा सर कामरान का, ताकि आप लोगों को ऐसे डेवलप करना, ऐसे ही आपने तैयारी करनी है। अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स जो 4 हमने किए हुए हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, लेबर मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, उनको पकड़ो और सर कामरान के आंसर्स पढ़ते जाओ। आप 23 से शुरू कर दें, मैं 25 से आ रहा हूँ। आपने 23 से 25 के वो आंसर्स 3-3 बार पढ़ने और एक आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दैट्स द बेस्ट वे। यू स्टिल हैव अबाउट अ मंथ। सो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस, बल्कि मैं इसको कहीं नए डॉक्यूमेंट पे डालता हूँ और हम इसका पूरा स्केच बनाते हैं। सो आपको मिलेगा क्वेश्चन इंशाल्लाह इकोनॉमिक एफिशिएंसी से 95%, नहीं मिला तो बाकी 5%। जी जी, मैं मान रहा हूँ मेरी सुस्ती है, मैं आज कर दूंगा इंशाल्लाह। वो पूरा एक गाइडेंस मैंने बनानी होती है, वीडियोस भेजनी होती है, उसमें आधा पौना घंटा लग जाता है, तो मैं कर दूंगा आज इंशाल्लाह। राइट जी, सो हियर वी आर। खाली डॉक्यूमेंट मैंने निकाला था, यस, ये आ गया जी आपका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द आंसर। डायग्राम बाद में हम 2-3 बनाएंगे। इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पोजिंग एन इफेक्टिव मिनिमम वेज ऑन द एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड वेज लेवल इन अ मोनोपोली लेबर मार्केट। 3 की टर्म्स हैं। मिनिमम वेज जो एनालिसिस में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वेज लेवल, तो पहले हम वेज को डिफाइन कर देते हैं। वेज इज द रिवॉर्ड फॉर लेबर for providing their services. It is services. It is wage multiplied by number of hours worked. आमतौर पे इस तरह हम वेज रेट कैलकुलेट करते हैं, वेज अमाउंट अर्न कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गई मोनोप्सनी। क्या होती है जी मोनोप्सनी? इसके फीचर्स मुझे बताना शुरू करें। वन डोमिनेंट बायर ऑफ लेबर। अभी इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वन डोमिनेंट बायर ऑफ लेबर who is the only choice or there are not many choices available to hire workers, ठीक है? Where one dominant buyer of labor exists and workers do not have a choice of many employment opportunities. They are wage setters because of their extreme power over demand of labor. They can set wage according to their choice. फिर जी, they are profit maximizers, shabash, and produce at MCL is equal to MRP. Hadi, it's labor market, not product market. Marginal revenue productivity. आखिरी जी, supply is equal to average cost of labor. आपने ऐसे फॉर्म में लिखना है। And MCL rises faster, क्योंकि जब भी नए वर्कर्स हायर करने में वेज बढ़ानी पड़ेगी और सबका रेट बढ़ाएंगे, एवरेज ज़रा स्लो बढ़ेगी और मार्जिनल ज़रा तेज़ी से बढ़ेंगे। तो हमने मोनोप्सनी के फीचर्स बता दिए, वेज डिफाइन कर दी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की। ये अब समझ लें कि नॉलेज के हो गए हैं, जितने भी थे 4 थे तो हो गए। अब हम चल रहे हैं, वैसे एक आधा मार्क मिनिमम वेज की डेफिनेशन पे भी आएगा। तो अब हम चलते हैं, मिनिमम वेज लॉ है क्या जी? व्हाट इज मिनिमम वेज लॉ? ओके, डेफिनेशन क्या है भाई? यस, सो मिनिमम वेज लॉ इज व्हेन फर्म्स कैन नॉट बिलो अ लीगल मिनिमम वेज टू अनस्किल्ड वर्कर्स। ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, आपके कोर्स में नहीं, लेकिन मैक्सिमम वेज लॉ वेरी हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है।
So minimum wage law is when firms cannot pay below a legal minimum wage to unskilled labor. It is only effective where? Only effective above the equilibrium. It is only effective above equilibrium wage rate. If set on or below लिख दीजिएगा, it will be ineffective and original wage and number of workers will be hired. जी मेरे बच्चों, अब उसने कहा था मोनोप्सनी, तो कई बच्चे डिमांड सप्लाई वाला डायग्राम बना के मिनिमम वेज करेंगे और गलत हो जाएगा. सिंपल ट्रेड यूनियन वाला डायग्राम है मोनोप्सनी का. सिर्फ वेज यूनियन की जगह हम वेज मिनिमम लिख देंगे. ये आई आपकी वेज लेबर लेबल्स, बहुत ध्यान से. और इधर आ गया आपका, उप्स उप्स उप्स, मैं भी एएस पढ़ा के आया हूँ तो वो ही चीज़ कर रहा हूँ जो गलत हो जाती है. सबसे पहले इसमें आप सप्लाई ऑफ लेबर लगाएंगे और उसको ACL बोलेंगे, जबकि MCL उससे ऊपर तेजी से जाती है, मार्जिनल राइज फास्टर. फिर हम लगाएंगे जी MRP कर्व, विच इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, यानी डिमांड कर्व फॉर लेबर. अब मोनोप्सनी बीइंग अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इक्विलिब्रियम लेगा MCL MRP का टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. वेज उसको देनी चाहिए W स्टार, लेकिन अपनी पावर का डिमांड सारी इसके पास है, फायदा उठाते हुए बस वर्कर्स की सप्लाई पूरी करेगा और वेज मोनोप्सनी ये देगी. इतना सारा उसने एक्सप्लॉयटेशन की. अब क्योंकि आपको सप्लाई डिमांड को बनाने की आदत है, वहीं कर दो. वेज मिनिमम गवर्नमेंट ने लगाई. अब जी सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो गया. ACL MCL, इससे नीचे कोई वर्कर अपने आप को सप्लाई नहीं करेगा. हाँ, इस पॉइंट के बाद पुराना सप्लाई कर्व शुरू होगा और किंक आ जाएगी. अब नोट करें, लेबर भी मिनिमम वेज पे ज़्यादा हायर हुई और वेज रेट भी बढ़ गया. इस डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है? Monopsony chooses profit maximizing number of workers by equating MCL with MRP at equilibrium EM. They should have paid wage W star, but they are only paying WM according to supply. If minimum wage was placed above monopsony wage, as seen in the diagram, it becomes a perfectly elastic supply curve in the initial part, and L minimum wage number of workers will be hired. Not only would wage increase, but also number of workers hired will also increase. यहाँ पे हमारी पहली बात हो गई. ठीक है कि जी जब हम लगाते हैं तो मोनोप्सनी लेबर मार्केट में क्या असर पड़ता है. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, अभी मैंने, जी मेरा बेटा, नहीं हमने इक्विलिब्रियम परफेक्ट मार्केट का लगाया ना, मोनोप्सनी में तो नीचे दे रही है, इफेक्टिव है. उसमें मैं आपको बताऊं गलती क्या होती है, मैं लगा के दिखाता हूं आपको. वेज मिनिमम मैंने 1 लगा दी. अब बच्चा क्या करता है, सप्लाई कर्व तक नहीं जाता, किंक नहीं दिखा पाता, हायरिंग यहां कर देगा या कहीं और, MCL MRP पे नहीं करेगा. कुछ समझ रहे हो? उस गलती को बचाने के लिए मैंने कहा सप्लाई डिमांड पे लगा दे. बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम है, अब किसी भी इकोनॉमिक बुक में उठा के देख लें. ठीक है, हाँ अपना इजी करो. मेरे ख्याल में हमें पहले मोनोप्सनी का बेसिक डायग्राम भी बनाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस भी दोबारा हो जाएगी. प्लीज किसी को ना आ रहा हो पूछो. क्या क्या, नहीं कोई जरूरत नहीं है. सप्लाई ACL, यस मेरा बेटा. अब ये MCL बन गया ना, MCL MRP प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर इतना होगा. ठीक है, ओके. अब आ गया जी MCL ACL, MRP लगाया हमने, डिमांड फॉर लेबर. MCL MRP का मोनोप्सनी ने इक्विलिब्रियम लिया, वेज देनी चाहिए थी वेज स्टार, दे रहे हैं
सिर्फ सप्लाई पूरी करके वेज मोनोपोली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो पहले आप बताओ कि दे आर एक्सप्लॉइटिंग ऑन टू काउंट्स, दे आर पेइंग लेस वेजेस एंड हायरिंग लेस वर्कर्स कंपेयर्ड टू अ परफेक्ट कंपेरेटिव लेबर मार्केट। इसी डायग्राम की आदत डाल देना हादी, मैं ये कह रहा हूँ। वेज परफेक्ट कंपटीशन, लेबर परफेक्ट कंपटीशन, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम कर रहे हैं, वेज भी कम दे रहे हैं, डेड वेट लॉस हो रहा है। समझ आया? सिर्फ इस एक डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले मोनोपोली में, यूर सेफ। फिर हमने किया इसको एक्सप्लेन कि जी इक्विलिब्रियम वाज एट EM where MCL was equal to MRP, which should have been W star, but monopoly is exploiting and paying only WM. Workers should have been hired in a perfect market through demand and supply at LPC, and wage should have been wage perfect competition, wage PC, but they're paying less and hiring less worker, causing a dead weight loss in labor market. Now, when government introduces minimum wage above the wage being given by monopsony, this will result in higher employment and higher wage as well. So both exploitations are removed by government intervention. Everyone clear on what I'm trying to say? एग्जैक्ट सेम है ना, मिनिमम वेज है बस, ठीक है ना, वो भी मिनिमम वेज लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये सब करने के बाद वो कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस इज योर इवैल्यूएशन। पहली बात तो हम साफ साफ करेंगे जी कि कॉन्सिक्वेंस लाइकली क्या है, वेज भी बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होगी, दोनों एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएंगी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज डब्ल्यू स्टार से ऊपर लगा दे, उस केस में फर्म अफोर्ड नहीं कर पाएगी, कम वर्कर हायर करेगी, कैपिटल इंटेंसिव पे शिफ्ट हो जाएगी। कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी विल डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अगर इन इलास्टिक हैं तो बहुत थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट होती है मोनोपोली की हायर लोअर वेज की वजह से, लेकिन अगर इलास्टिक हैं तो गवर्नमेंट का मिनिमम वेज ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक हो गया? हम्म। इलास्टिक है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोनोपोली ऑलरेडी कम अनएम्प्लॉयमेंट कर रही होगी, वेज ज्यादा बढ़ेगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म। फिर इसी तरह कर लें जी, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ लेबर विच इज कैपिटल। अगर कैपिटल इज चीपर एंड मोर प्रोडक्टिव, if minimum wage is imposed, firms' cost will rise. They will lay off workers and switch to machinery. It will also depend on the kind of industry. If it's a labor intensive industry and firm is forced to hire labor, they will keep paying higher minimum wage and not cause unemployment. But if it's an industry which is more mass production वाली, कारियां वगैरह रोबोटिक्स वाली, उसमें वो वर्कर्स को निकाल देंगे। So to conclude, in general, minimum wage raises wage and raises employment in imperfect labor markets. परफेक्ट में तो वो कम ही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है उसमें, लेकिन इट विल डिपेंड ऑन PEDPES, इट विल डिपेंड ऑन how strictly government imposes the rule, and also what was the PEDPES and what is the level of substitution between labor and capital. जैसे एजुकेशन में अभी तक लेबर कैपिटल का सब्स्टिट्यूट नहीं बना, तो फर्म्स को, टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को हायर वेज देनी पड़ेगी अगर मिनिमम वेज लगी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? ओके, नाउ जो मैं आपको सजेशन देता हूं वो करें। आई विल गो टू सर कामरान's solutions and show you. Let's see how did he answer it. अल्ताफ प्रिंटर्स, ये मैंने कैम स्कैन करवाया था इनसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में, काफी दिनों बाद चैट खोल रहा हूँ। अरे भाई जल्दी खुल। आ गई जी। P2 सॉल्यूशंस, P4 सॉल्यूशंस, इसको मैं ओपन करके कहीं सेव भी कर देता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी आज कर दूंगा। बेटे रात को मैं आपको सारी वीडियोस वगैरह, रात ही हो गई है, वीडियोस वगैरह हर चीज़ भेजूंगा ना, ताकि हैप हैजर्ड चीज़ ना हो। ये तो ज़रूरी है लेकिन बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है ना।
तो रिसोर्सेज में मैं यहाँ फेंकता हूँ कहीं, पास्ट पेपर सॉल्यूशंस A2, यस, इधर पुराना वाला पड़ा था, अब मैं उसके साथ हैं, ये पेस्ट की इजाज़त क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, सेव ही कर रहा हूँ बेटे। नहीं, अब हो गया बेटे, अब हो गया, ठीक है। अब देखें, ये है जी, आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। मेरा मशवरा आपको ये है, 4 सिर्फ हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे, ये तैयार करो, प्रॉपर रट लो, डायग्राम्स भी समझ लो, सब कुछ, मार्केट स्ट्रक्चर्स को गोली मारो। इसमें अगर एफिशिएंसी वाला कोई पार्ट था वो देख लीजिएगा। मार्केट एफिशिएंसी देखो कितने क्वेश्चन है, फैक्टर मार्केट, तो पिछले पास पेपर्स में सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी और लेबर मार्केट के कितना बड़ा प्रोपोर्शन है, और इसी तरह एक कंज्यूमर बिहेवियर, तो हमारे पास सेफ्टी नेट बहुत बड़ा है इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं जी, मई जून 25 वेरिएंट 42। आई एम जस्ट होपिंग कि मैं पास पहुंच गया हूं। लेट्स सी विच वन इज दिस। वाओ, अब गॉन टू द राइट वन, फरवरी मार्च 25, बिल्कुल सही पेपर पे पहुंच गया हूँ। ऑल राइट जी, ये आ गया क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका। अब एक बार इकट्ठे पढ़ते हैं कि इससे कैसे डेवलप करना होता है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ imposing an effective minimum wage on the employment level and wage level in a monopoly labor market. This is one of the weirdest, one of the oddest question, जिसमें परफेक्ट लेबर मार्केट की बात नहीं करनी, उसने सिर्फ लफ्ज बोल दिया मोनोपोली लेबर मार्केट, तो हमें परफेक्ट की बात नहीं करनी। लेबर इंक्लूड्स ऑल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उन्होंने लेबर को भी डिफाइड कर दिया। रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेज, डिमांड फॉर लेबर इज डिमांड, ड्राइव डिमांड, एंड इट इज बिकॉज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लेबर हेल्प्स टू प्रोड्यूस। चले, उन्होंने एक्स्ट्रा एक दो डेफिनेशन दे दी जो नहीं थे क्वेश्चन में, कोई हरज नहीं। In a monopoly labor market, a single dominant employer has significant wage setting power, meaning that workers have limited alternative employment options. As a result, the firm hires fewer workers and pays a lower wage in a perfectly competitive labor market. The imposition of an effective minimum wage can have important consequences on both employment and wage levels. To understand them, diagram 1 shows a monopoly labor market. पहले मैंने बेसिक वाला बनाया मेरी तरह, यस बेसिक वाला बनाया, और देखो उन्होंने भी डिमांड सप्लाई वाली जगह ली हुई है, बिकॉज किड्स गेट रियली कंफ्यूज्ड। वेज, क्वांटिटी ऑफ लेबर ये कर दो बेशक, या WL लिखो, फाइन। तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, ये MIC बोलते हैं, बात तो वही है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल इनपुट कॉस्ट ऑफ लेबर, आप MCL यूज करें बेशक। कर्व लाइज अबव एवरेज इनपुट कॉस्ट, हमने ये फीचर्स में ही बता दिया था, बिकॉज फर्म मस्ट इंक्रीज वेजेस फॉर ऑल वर्कर्स व्हेन हायरिंग एडिशनल लेबर। The firm maximizes profit where MRP equals MCL, leading to an equilibrium point, level N1. Wage rate W1, इन्हें जो wage देनी चाहिए थी वो नहीं बताई, बतानी चाहिए थी। Wage is lower and employment is lower than in a perfectly competitive labor market where equilibrium would have been at wage 2 through demand and supply. कोई confusion बच्चों? इस एक डायग्राम को प्रैक्टिस कर लें, आपका मोनोपोली के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अनलेस प्रोडक्टिविटी बढ़ने का क्वेश्चन, उसमें हमें MRP राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगाई, अगेन इन्होंने मिनिमम वेज भी डिमांड सप्लाई वाली जगह पे लगाई है, ताकि बच्चे वो सिली हरकत ना करें और गलत आउटपुट ना ले लें। अब एक्सप्लेनेशन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा, डायग्राम तो आपने देख लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। The average labor cost of labor becomes horizontal at minimum wage uh, until it reaches the original supply curve. This is because at new minimum wage, firm can hire any number of workers without having to raise wages for existing employees. कोई अपने आप को नीचे सप्लाई नहीं करेगा, तो अब ये सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक लाइन बन जाएगी WM पे, राइट जी, किंक आ जाएगा बाद में। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर आल्सो बिकम्स हॉरिजॉन्टल अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि हर वर्कर एडिशनल भी उसी रेट पे आ रहा है। एज अ रिजल्ट, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन शिफ्ट फ्रॉम MRP is equal to MCL to a new equilibrium where MRP is equal to minimum wage, क्योंकि वो अब MCL बन गया है। This typically leads to increase in employment, जैसे डायग्राम में था, and firms are now willing to hire more workers at a higher wage. ये हमारा हो गया। The wage level rises from W1 to minimum wage, reducing the extent of labor exploitation in the monopoly market. Workers benefit from higher wages and increased employment opportunities.
while firms face higher wage cost. अच्छा ये अच्छा point है, but may experience productivity gains due to better motivated workers. This improved labor productivity may shift demand curve MRP to the right, again raising wages and employment. However, if minimum wage is set above W2, firms may be unprofitable and they may hire, capital and let go of some workers. Firms may substitute capital for labor, automate processes, or relocate to areas with lower wage cost. Overall, an effective minimum wage in a monopoly labor market can increase both wages and employment, correcting the market failure caused by employer dominance. The policy success, however, depends on setting the wage at an appropriate level to avoid unintended job losses. The success of policy also depends on PED and PES of labor. There will not be a significant impact on employment in case the PED and PES are low, as neither would the demand for labor fall considerably, nor would supply rise rapidly. In conclusion, an effective minimum wage helps raise wages as well as employment in a monopoly, provided the minimum wage is below W2, जो MRP का लेवल है जहां पे उनको देना चाहिए था, of the last worker. Labor productivity improves, firms do not substitute labor with capital, and firms continue to operate instead of closing down or shifting to other areas with lower labor cost. Excellent essay, मज़ा आ गया, ये प्रोडक्टिविटी के हमने बीच में जो लाया है बहुत ही अच्छा पॉइंट बन गया गाइस. इजी से आंसर लिखते हैं सर और बड़े मार्क्स स्कोरिंग है, स्पेशली A2 में. एएस में इनकी कुछ गलतियां हो जाती हैं, आई कैन सी. इवैल्यूएशन एएस की वैसे भी अनक्लियर है, इसकी काफ़ी क्लियर है. सिंपली लिमिटेशंस एंड ऑफसेटिंग फैक्टर्स. एनी क्वेश्चंस हियर? जस्ट अ क्विक चेक कि कोई और बचा तो नहीं वेटिंग रूम में. नहीं, बल्कि कुछ बचे चले गए. ऑल राइट जी, दिस इज द एंड ऑफ लेबर मार्केट क्वेश्चन. हम मार्केट स्ट्रक्चर वाला आप लोग खुद पढ़ना चाहें आपकी मर्जी है. आई विल गो टू मैक्रो और उसमें से एक क्वेश्चन करते हैं पहले. With the help of a diagram, assess the effectiveness of government policies that might be used to reduce demand pull inflation. Very straightforward question. तीनों पॉलिसीज हम करेंगे, दो को कंपेयर करेंगे और एक के हक में इवेल्युएट करेंगे एंड पे. विद द हेल्प ऑफ, बल्कि तीनों पॉलिसीज करते हैं. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, यानी एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन एंड प्रोटेक्शनिज्म का यूज टू रिड्यूस अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, योर चॉइस, जो मर्जी करें. वाई डोंट वी गो स्ट्रेट टू P4 आंसर्स, इसको वहां से कर लें. Or do you want me to make a sketch myself first? This is where you speak. Are you okay with going straight to the answers? तो खामोश रहें, वरना मैं पहले स्केच बना देता हूँ. स्केच बनवा दूँ? गुड. इसको कॉपी कर लेते हैं. ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन को स्लोली रीड कर लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम अगेन विल मेक 3 4. assess, दोनों साइड्स देखो, the effectiveness of government policies that might be used to reduce demand pull inflation. तो सबसे पहले की टर्म क्या है हमारे पास? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. और इस पे अच्छा खासा काम करना है. सबसे पहले तो डिफाइन कर दें व्हाट इज इन्फ्लेशन इटसेल्फ. A2 आंसर इज एन आर्टिकल. यूं लिखें कि नॉन इकोनॉमिस्ट बंदे को भी समझ आए. Inflation is constant rise in the general price level, whereas demand pull inflation is when aggregate demand rises due to an injection in one or more components of AD. C plus I plus G plus X minus M. ये आपने इनिशियल एक उनका बता दिया कि क्यों आती है. नाउ गिव 2 reasons क्यों डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी. could be due to government's expansionary fiscal policy, more government spending being injected into circular flow, and reduced direct taxation increasing disposable income which consumers and firms invest more.
Government spending was injected, so there'll be increase in money available in the economy. Incomes will rise, aggregate demand will shift to the right. Enough aggregate supply does not rise, demand pull inflation will occur. समझ आ गया बच्चों? ये सब कुछ हमें अच्छी तरह आना चाहिए, लेकिन नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा. बताइए बच्चों, एनी कंफ्यूजन? ओके. अब जी हम बेसिक एडीएएस डायग्राम यहाँ यूज करते हैं. अब बस लिख दीजिएगा रेफर टू फिगर बिलो. उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ये सारी एक्सप्लेनेशन तो कर चुके हो, लेकिन थोड़ी सी बता दीजिएगा बाद में डायग्राम के रेफरेंस से. अब गलतियां बच्चे करते हैं, मैं पूरा लिख रहा हूँ जनरल प्राइस लेवल, आपने पूरा लिखना है, मैं उसमें शॉर्ट लिख रहा हूँ, और इधर नेशनल इनकम या रियल जीडीपी. ये आया आपका एग्रीगेट डिमांड. यहाँ डिमांड लिख दी, कोई मार्क नहीं. प्राइस लेवल की जगह प्राइस क्वांटिटी लिख दी, कोई मार्क नहीं. इक्विलिब्रियम, प्राइस लेवल, रियल जीडीपी. अब एग्रीगेट डिमांड को करें राइट पे शिफ्ट बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस इनटू एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स, और उसके रिजल्ट में जीडीपी तो बढ़ा लेकिन महंगाई आ गई. क्लियर ऑन दिस? जी मेरा बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ? क्या मतलब? लॉन्ग रन वाले पे? उसके लिए मैं वो वाला यूज करना चाहूंगा, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉपर डायग्राम रादर देन एडीएस कर्व. अब वो कर लें बेशक, लेकिन आई वुड से हम उसको यूज करते हैं इवैल्यूएशन में ना. कुछ चीजें बचा ले हो करते हैं वैल्यूएशन के लिए, समझ रहे हो ना? यहाँ पे हमने अगर कैट आउट ऑफ द बैग कर दिया तो कुछ बचेगा नहीं वैल्यूएशन के लिए. आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? तो हम बेसिक से स्टार्ट करें. गलत बात आपकी बिल्कुल नहीं है. अब मेरे बच्चों, गवर्नमेंट पॉलिसीज पहले ले लें. फिस्कल और पूरा एनालिसिस, कैसे ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी, कम करेगी. पूरा एडी लेफ्ट पे शिफ्ट कर दीजिएगा, प्राइस लेवल नीचे आ जाएगा. क्या मैं रिपीट करूं स्टेप्स, या सबको अब फिस्कल पॉलिसी आ गई है? मुझे बता दें प्लीज खुल के. एनीवन? सबको आ गई है? बाकी चुप रहे जिनको आ गई है. किसी को नहीं आई मैं करा दूं. इसमें सिंपली आपने, मैं टूल्स लिख दूं, कई बच्चों को ना टूल्स मिक्स हो रहे होते हैं. टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बजट गवर्नमेंट का, उसको आप जानबूझ के सरप्लस करोगे. टैक्सेस ज़्यादा लोगे, स्पेंडिंग कम करोगे, इकोनॉमी से गुब्बारे में से हवा निकालोगे. मनी सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इन्फ्लेशन, डिमांड पुल कम हो जाएगी. ज़रूर बताना डिमांड पुल कम होगी. तो हाँ, करना ही डिमांड पुल का था सर, सॉरी, तो क्वेश्चन जनरल नहीं है. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम, बट वो उसकी लिमिटेशंस, टाइम लैग्स, फ्यूचर कॉन्फिडेंस में बी वेरी हाई, लोग रुके ही ना, क्राउडिंग आउट. गवर्नमेंट अगर लोन लेती है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्राउडिंग आउट इसमें नहीं है, गवर्नमेंट इसमें लोन लेके स्पेंडिंग कम कर रही है, सॉरी ये नहीं करना. और लेफर कर्व कि हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस पे वर्कर्स को डिसइंसेंटिव आता है, फर्म्स को डिसइंसेंटिव आता है, टैक्स रेवेन्यू गिरता है. तो उससे एक लिमिटेशन हो जाती है फिजिकल पॉलिसी. वो कहती है टैक्स जब भी बढ़ाओ रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा निकाल पाएगी इकोनॉमी से. ये कहता है नहीं निकाल पाएगी, डिसइंसेंटिव आएगा. टाइम लैग्स, फ्यूचर कॉन्फिडेंस, लेफर कर्व. ठीक है जी. और उसके बाद अब इवैल्यूएटिव पॉइंट जो आप कह रहे थे हादी, लेवल ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्या हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट थे? अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होएगी, रियल जीडीपी इतना नहीं गिरेगा. लेकिन अगर हम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट थे तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगी, लेकिन रियल जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा. तो अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, एई वाला. इधर आ गया जी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इधर आ गया नेशनल इनकम. 45 डिग्री लाइन लगाएं जिसपे हर पॉइंट पे ए ई इज इक्वल टू वाई, दोनों वेरिएबल्स वाई एंड एक्स एक्सिस के एक्यूट एंगल है. एक लेवल लगा दें फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, लेट्स से वाई एफ, और
अब आपने लाना यहाँ पे है इकोनॉमी को, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ जाए और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाए। AE1 इसको मैं नाम दे रहा हूँ। हम थे इससे आगे AE0 पे, और यहाँ जाके इक्विलिब्रियम बन रहा था करंट इक्विलिब्रियम, और इतना सारा पॉजिटिव आउटपुट गैप बन रहा था। उसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें, एग्रीगेट डिमांड को पूरा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एंड इकोनॉमी विल कम इनटू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे ही थे, बेटे समझ आ रहा है? ये कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? मुझे बता दें, आप ADAS भी यूज कर सकते हैं, बेसिक वाला। यस। नहीं पता लग रहा, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। लेकिन हम बोल देंगे हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इन्फ्लेशन कर दी, नीचे कर दी। वो बनाएं, कोई मसला ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इक्वल मार्क्स हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना भी आसान है। चलें आप वही कर लें। मैं इसकी प्रैक्टिस करवाना चाहता बेसिकली। जी ये कर लेते हैं जी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अगर तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे थी, हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे थे, प्राइस लेवल ये था, और अब हमने एग्रीगेट डिमांड कम की, प्राइस लेवल तो डेफिनेटली कम हुआ, लेकिन जीडीपी बहुत ज़्यादा गिरा, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई, सब बताएं। अलबत्ता अगर हम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट थे, प्राइस लेवल थोड़ा गिरेगा, लेकिन साथ साथ जीडीपी बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो ज़्यादा इफेक्टिव है जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हों, मोर इफेक्टिव। फिर बता दें जी कि हम और पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, सेम एक्सप्लेनेशन, दोबारा डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। को रेफर टू फिगर्स ऑलरेडी शोन, फिगर 1 2 वट जो आपने लेबल किए हुए थे। अब मेरे बच्चे, उसमें भी टाइम लैग्स, इंटरेस्ट रेट को टाइम लगता है बिफोर टेकिंग इफेक्ट। अक्सर गवर्नमेंट गलत इंटरेस्ट रेट सेट करती है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आती, फ्यूचर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो तब भी कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट नहीं आता। Liquidity trap. Sometimes when bonds prices are too high and interest rates are too low, people hold cash for speculation purposes, or even when government increases or decreases money supply, interest rate पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और इकोनॉमी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती। क्लियर ऑन दिस बच्चों? कोई कंफ्यूजन? टू कंक्लूड, गवर्नमेंट कैन यूज फिस्कल मॉनेटरी, सप्लाई साइड मिस होगी थोड़ी सी बता देना, कि मोर इफेक्टिव वो कॉस्ट पुश के लिए, लॉन्ग रन में इफेक्ट आता है तो बल्कि वो शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन करते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। टू कंक्लूड, गवर्नमेंट कैन यूज either demand side policies for a quick result in short run, but complemented with supply side policy to reduce both kinds of inflation, demand pull and cost push. However, that will happen in long run, and supply side policies are more suited to cost push. For this question, best policy may be fiscal, which is the fastest in terms of taxation, and will result in reducing demand pull inflation itself. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब ज़रा हम सर के आंसर पे जाते हैं। जी, जी पूछ लें। करनी है, बिल्कुल, वरना हल नहीं है ना। अब देखो, हाँ, inflation is sustained increase in price level over a period of time. Demand pull inflation occurs when aggregate demand increases faster than aggregate supply, pushing prices up to excess demand. Different wording, same मतलब। Government policies to reason नहीं दी देनी चाहिए थी। Government policies to reduce demand pull inflation focus on decreasing aggregate demand in the economy. Effectiveness of these policies depends on factors such as state of the economy, time lags, external influences. अच्छा, पहले ने दिखाया है एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के उन्होंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखाई। उन्होंने कहा जी कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या नेट एक्सपोर्ट्स, कोई भी कंपोनेंट बढ़े, AD0 से AD1 पे जाएंगे, प्राइस लेवल बढ़ेगी। अब G1 पॉलिसीज मॉनेटरी से उन्होंने स्टार्ट किया, where central bank raises interest rate, higher interest rate raise the cost of borrowing and reward for saving, वही कहानी सेम। While saving is encouraged, people borrow and spend less, especially on high priced non essential items यानी luxuries.
Higher interest rate also raise the opportunity cost of investment, compelling investors to abandon some of their investment plans. You'll get good terms if you read this and put their money back in the banks to earn passive interest payment income. An increase in interest rate also encourages hot money inflows, leading to higher demand of national currency and a stronger exchange rate. This makes locally made good less price competitive, result in fall in net exports, assuming the Marshall condition is met. उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी. इन्होंने सिंपल एडी को शिफ्ट करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम की. However, monetary policy has time lags before affecting spending and investment. Moreover, if confidence in the economy is high, consumers and firms may not respond significantly to higher interest rates, limiting its effectiveness. Higher interest rate may not adversely affect the balance of current account of the balance of payment, but may also hurt the prospects of long run economic growth since investments are discouraged. Another approach is contractionary fiscal. फिस्कल में उन्होंने केन्स के डायग्राम यूज किए क्योंकि मेनली ये केन्सियन पॉलिसी थी. वैसे एडीएस भी केन्स का ही है. तो इसको अगर आप पढ़ लें, वेरी सिंपल है. ये बनाना चाहें, दूसरा लॉन्ग रन वाला बनाना चाहें, टोटली ओके. और उसके बाद सप्लाई साइड पॉलिसी सच एज डीरेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, infrastructure development focus on increasing long run aggregate supply rather than directly reducing AD by making the economy more productive. These policies moderate inflation without reducing output. However, they take considerable time and do not address immediate inflationary pressures. Short run में काम नहीं आती, plus cost push के लिए useful हैं. The effectiveness of these measures depend on initial economic conditions, policy credibility, and responsiveness of consumers and firms. Don't like his conclusion. हम बोलेंगे शॉर्ट रन में फिस्कल या मॉनेटरी बेस्ट है कि वो डिमांड साइड है, डिमांड पुल को डायरेक्टली एड्रेस करेंगी बड़े जल्दी. लॉन्ग रन में सप्लाई साइड अच्छी है ताकि कोई अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उनको भी वो ठीक कर दें. तो गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉलिसीज इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन विल इंश्योर ऑप्टिमल आउटपुट एंड इन्फ्लेशन लेवल्स. जी मेरा बेटा. डायरेक्ट नहीं है ना, इसलिए उन्होंने सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ दिया है. उन्होंने, हाँ सर, उन्होंने लिखा है रादर देन डायरेक्टली रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड, आप इकोनॉमी को प्रोडक्टिव कर रहे हो जिससे इन्फ्लेशन मॉडरेट हो जाएगी, डिमांड पुल नहीं होगी, कॉस्ट पुश हो जाएगी. समझ रहे हैं ना. वैसे डिमांड पुल भी एक काम होती है. अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखा दूं, लिखते ये नहीं है लेकिन देखो, ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व था. एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से महंगाई आई थी, लेकिन अगर हम एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें तो देखो कॉस्ट पुश के साथ साथ डिमांड पुल भी तो कम हो रही है, वापस नीचे आ रहा है प्राइस लेवल. हम्म. खुल के बनाए, इस वो उस डायग्राम की कोई हुज्जत नहीं है. दीज आर, वो कहता है एडीएस लो, विड्रॉल इंजेक्शन लो, एई लो. ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन शुरू में ना डालना, क्योंकि फिर उससे ना शुरू में सिंपल एडीएस वाला डालना कि ये इन्फ्लेशन है, ये वापस आई है. डोंट मेक इट इन द बिगिनिंग, वरना आप इवैल्यूएशन शुरू में कर दोगे. अगर कोई घामड़ एग्जामिनर है, मार्क्स नहीं देगा. जी मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चंस? वी ओनली हैव वन क्वेश्चन लेफ्ट, वो हम करेंगे. मैक्रो के हम सारे किया करेंगे, माइक्रो के अपने सिलेक्टेड वाले. ठीक है बच्चों, दैट्स इट. आई एम क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग नाउ.